नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर। आज प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है संगम काल। तो आज हम क्या है, संगम काल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो भी आज तक की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, यह हमारी रिवीजन क्लासेज है। इसके माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो हमें इससे आइडिया हो जाता है कि हमें बुक्स से या किसी नोट्स से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? संगम काल। तो साथियों, संगम काल में पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था। तो संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पोहार। पोहार यानी कावेरी पट्टनम। बात करती है नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि संगम काल में नाम से जाना जाता था। यानी एक तरफ यह चारों नाम देकर और एक तरफ इनको देकर और इनको मिलाने को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो शासक वर्ग को क्या कहा जाता था? अरसर। अरसर यानी शासक वर्ग को कहा जाता था। कौन से काल में? संगम काल में। और मल्लवर कहा जाता किसको? दस्यु को। ईएनर कहा जाता था शिकारी को। और बेनिगर कहा जाता था व्यापारी को। यानी आपसे पूछा गया था कि संगम काल में किस नाम से जाना जाता था? तो शासक वर्ग को अरसर के नाम से जाना जाता था, दस्यु को मल्लवर के नाम से जाना जाता था, शिकारी को ईएनर कहा जाता था तथा व्यापारी को बेनिगर के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनको लेखकों के बारे में। यानी ग्रंथों के बारे में भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं मणि मेखले के लेखक कौन है? शीतले सत्यनार। और यह शीतले सत्यनार थे, यह धनाढ़ अन्न व्यापारी था। यानी यह कौन था? यह धनाढ़ अन्न व्यापारी था। इनके बारे में पूछा गया था, शीतले सत्यनार के बारे में, कि निम्नलिखित कथन कौन सा, यानी इनके बारे में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इनके बारे में दिया गया था कि यह धनाढ़ अन्न व्यापारी था। और जो मणि मेखली था, यह तमिल कविता का ओडिसी कथा यानी तमिल कविता का ग्रंथ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट तिरुमुरे। यह इसके लेखक कौन है? नाम्बी अंडार। नाम्बी यानी नाम्बी अंडार। बात करते हैं शिल्पाधिकारम ग्रंथ की। तो इसके लेखक कौन थे? इलेंगो आदिगल। और शिल्पाधिकारम के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, यह एक मानव कथा है तथा यह एक प्रेम कथा है। नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम के लेखक कौन थे? तोलकाप्पियर। और यह तमिल व्याकरण है। तमिल व्याकरण कौन सी है? तोलकाप्पियम। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथ एथुतोकई। तो एथुतोकई संकलन यानी अकम का संकलन काव्य। पत्तपुतु प्रकृति, यानी ऐसे पूछा गया था, किन किन से संबंधित है, यानी मिलान को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो एथुतोकई संकलन अकम काव्य पत्तपुतु प्रकृति। ये साथियों बड़े लेवल में पूछा गया था। आपके स्कूल व्याख्या था, जैसे एग्जाम में इनके बारे में इतना गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, एहना नुरु। इसके लेखक कौन थे? मामुनार या इन्हीं की रुद्र शर्मन। बात करती है एहनानूर के बारे में। तो इसमें उत्तर भारतीय राजवंश नंद व मौर्यों का वर्णन मिलता है। प्रश्न पूछा गया था, एहनानूर जो ग्रंथ था उसमें उत्तर भारतीय राजवंश यानी कौन कौन से वंशों का उल्लेख मिलता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें उत्तर भारतीय राजवंश नंद व मौर्यों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रंथ परिपादल। यह किससे संबंधित है? दर्शन से। और तिरुकुरल किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। इसी प्रकार इनके बारे में ध्यान रखना होगा आपको, अकम काव्य से संबंधित है और पुत्तपुत्तु किससे संबंधित है? प्रकृति से। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा, प्रश्न पूछा गया था प्रथम संगम को लेकर। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आयोजन किस राज्य में हुआ। तो आपको पता है कि यह सभी संगम कहां पर हुए थे? मदुरई में। प्रथम संगम कहां पर हुआ था और इसकी प्रथम संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको आंसर देना है कि प्रथम संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अगस्त्य ने। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो आपको प्रथम संगम के बारे में ध्यान रखना होगा कि इसमें 549 सदस्य सम्मिलित हुए। यानी इस संगम में कितने सदस्य सम्मिलित हुए? 549। नेक्स्ट प्रथम संगम के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा
कि 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की इसमें अनुमति दी गई। यानी प्रथम संगम में कितने विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी गई? 4499। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय संगम सभा के अंत में तमिल ग्रामर तोलकाप्पियम की रचना की गई। यानी तोलकाप्पियम की रचना कब की गई? द्वितीय संगम सभा के अंत में। और तोलकाप्पियम के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न पूछा गया था कि तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक मानी जाती है, तो आपको आंसर देना है तोलकाप्पियम। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा, तमिल लेखकों के तीसरे संगम की पीठ स्थित थी। तो तमिल लेखकों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर स्थित थी? मदुरई में। आपको ध्यान रखना होगा कि मदुरई में संगम सभाएं की जाती थी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो आपको ध्यान रखना होगा तृतीय संगम का अध्यक्ष था। तो आपको एक तो साथी तीनों संगमों की अध्यक्षता किस किस के द्वारा की गई, यह प्रश्न ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि तृतीय संगम का अध्यक्ष था, तो तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? नक्कीरर। बात करते हैं मदुरई के बारे में, 2-3 पॉइंट दिए गए थे। तो मदुरई के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि पांड्य राज्य की राजधानी थी। और संगम साहित्य का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है? मदुरई से। तो मदुरई के बारे में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ पर संगम सभाएं की जाती थी और यह पांड्य राज्य की राजधानी थी, और संगम साहित्य का उद्गम स्थान माना जाता है कौन सा? मदुरई। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा कि तमिल देश के संगम युग के राजवंश, तो तमिल देश के संगम युग के राजवंश कौन कौन से थे? चेर, चोल, पांड्य। कौन कौन से? चेर, चोल, पांड्य। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो आपको ध्यान रखना होगा पांड्य राजवंश की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बैंगी नदी। यानी आपको ध्यान रखना है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? बैंगी नदी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, तो संगम साहित्य के बारे में 3 लाइनें आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक एक प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, यह एक एक प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको भी ऐसा फील होना चाहिए कि जब किसी अन्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्या हमारे स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या यूपी पीजीटी में यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या फिर नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा में यह प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होने का काम करते हैं। तो आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाने होंगे। अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें अपने फ़ोन में, और कोई भी काम करते समय 2-3 दिन के अंदर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करें। तो इससे क्या आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए आपका यूट्यूब चैनल है DSK हिस्ट्री। जब भी आपका कोई भी चैप्टर रिपीट करने का मन हुआ तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे DSK हिस्ट्री, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ओल्ड इज गोल्ड प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से। वहाँ पर जाइए, कोई भी चैप्टर देखना हो, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो, तो वहाँ से आपको ओल्ड प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, जब 3 से 4 बार आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपका पुराना प्रश्न कोई भी परीक्षा में गलत नहीं होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूँ और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दिया करें। तो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, संगम साहित्य को लेकर प्रश्न आपको ध्यान रखने होंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा संगम साहित्य में पहला पॉइंट कि एत्तु तोकई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। यानी संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। कौन सा ग्रंथ? एत्तु तोकई। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, पुरनानुरु एत्तु तोकई का भाग है। यानी जो पुरनानुरु ग्रंथ है यह किसका भाग है? एत्तु तोकई का भाग है, जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। यानी पुरनानुरु के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्या किया गया है? शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। और जो पुरनानुरु किसका भाग है? एत्तु तोकई का। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, तिरुकुरल जो एक परवर्ती रचना है जो मुख्यतः प्रेम व नैतिकता से संबंधित कृति है। यानी तिरुकुरल कौन सी रचना है? परवर्ती रचना है, और किससे संबंधित है? प्रेम व नैतिकता से संबंधित है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना होगा, प्रश्न पूछा गया था
कि दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसमें कई शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए थे। यानी दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसमें कई शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए थे। तो आपको आंसर देना है संगम काल। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो आपको ध्यान रखना होगा संगम संस्कृति के महाकाव्य थे। तो संगम संस्कृति के महाकाव्य कौन कौन से ग्रंथ थे? शिल्पादिक्रम व मणिमेखले। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा शिल्पादिकारम के बारे में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यह तमिल महाकाव्य है। यानी इस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। यानी शिल्पादिकारम जो तमिल महाकाव्य ग्रंथ है इसमें कोवलन और माधवी की रचना यानी कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपको शिल्पादिकारम के बारे में ध्यान रखना होगा कि इस ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी भक्ति यानी पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है। यानी पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको शिल्पादिकारम ग्रंथ के बारे में ध्यान रखना होगा कि इसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित प्राय यानी इसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ से? शिल्पादिकारम नामक ग्रंथ से। नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा, प्रश्न पूछा गया था कि संगम साहित्य के संग्रह ग्रंथ यानी इनके बारे में पूछा गया था। पत्तू पातू यह 10 गीतों का संग्रह ग्रंथ है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा इत्तू थोके यह क्या है? 8 गीतों का संग्रह है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा तिरुकुरल के बारे में। किसके बारे में? तिरुकुरल के बारे में। तो तिरुकुरल के बारे में एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से रिपीट होने का कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट यानी फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा तिरुकुरल के बारे में कि यह उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम यानी आपको ध्यान रखना होगा तिरुकुरल के बारे में कि यह उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें त्रिवर्ग आचार शास्त्र राजनीति प्रणय कथा आदि का समावेश है। नेक्स्ट पॉइंट आपको तिरुकुरल के बारे में ध्यान रखना होगा कि इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। यानी तिरुकुरल को क्या किस अन्य नाम से जाना जाता है? मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको तिरुकुरल के बारे में ध्यान रखना होगा कि इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। यानी तिरुकुरल को क्या कहा जाता है? इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। और तिरुकुरल की भाषा कौन सी थी? तमिल। और तिरुकुरल की रचना किसके द्वारा की गई? तिरुवल्लुर के द्वारा। यानी अनुश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा के अवतार थे।